ये ना गाली दी गई। गाली ये दी गई, बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते थे, और एक सब्जेक्ट में फेल मतलब फेल, तो वो ये भी बिहार में तो सबसे बड़ा जो सोशल ग्रुप है, जिस सरकारी में और असर है, वो बहुत व्यापक था और इस कार्य को वो कर पा रहे थे। तो ये कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी ठाकुर को कैसे याद करें? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चूंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल चुका है, इसलिए उनकी बहुत सारी जीवनी, बहुत सारे उनके बारे में तथ्य और कथ्य सामने आ रहे हैं। मैं उनको एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से, एक अलग चश्मे से देखने की कोशिश करता हूँ, और ये तरीका है कर्पूरी ठाकुर को इनको दी हुई गालियों के जरिए जानने की। कर्पूरी ठाकुर ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से समाज बहुत सारा बदला, बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज भी हुए। और किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उनकी तारीफों के साथ साथ उनके बारे में कही हुई आलोचनाओं को भी जानना एक अच्छा तरीका है। फिर कौन थे कर्पूरी ठाकुर? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। उनके बारे में आप बहुत कुछ इस बीच में जान चुके होंगे, क्योंकि भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद मीडिया, जो आमतौर पर बिल्कुल यूपी का षड्यंत्र उनके खिलाफ रहा कि उनके बारे में बात ही नहीं करनी है, वो अब मजबूर है बहुत सारी बातें बताने के लिए कि वो कितने महान थे और क्या क्या किया था। मैं कर्पूरी ठाकुर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से, बिल्कुल अलग चश्मे से, बिल्कुल अलग लेंस से देखने की कोशिश करता हूँ, और वो लेंस है कर्पूरी ठाकुर को दी हुई गालियाँ। कर्पूरी ठाकुर ने जिंदगी में जो कुछ किया, आमतौर पर वंचितों के लिए किया, और भर भर करके गालियां उनको दी गई। सारी गालियां पूरी की पूरी बोलना संभव नहीं है, भद्र और अश्लील गालियां हैं, लेकिन कुछ गालियों का मैंने नोट्स बनाए कि आखिर उस समय के हालांकि उस पूरे दौर को मैंने देखा भी है, तो बहुत कुछ याद भी है। तो क्या क्या गालियां दी गई, कुछ प्रमुख गालियां। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ पूरा नहीं कर रहा। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा उस्तुरा। उस्तुरा मतलब रेजर। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा उस्तुरा। ये ना गाली दी गई। गाली ये दी गई, कर्पूरी की माई चढ़े खजूर, बेटा मांगे पूरा नहीं कर रहा मैं उसको। इस तरह की गालियां, कई सारी और गालियां। दिल्ली से भेजा संदेश, कर्पूरी बार बनावे, भैंस चरावे राम नरेश। इसी दौरान राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, और उन दोनों ने लगभग साथ साथ, थोड़ा समय था, ओबीसी को पहली बार उत्तर भारत में आरक्षण दिया गया था, मंडल कमीशन से काफी पहले। तो कर्पूरी ठाकुर इतनी ज्यादा घृणा और नफरत के शिकार क्यों हुए? आखिर ऐसा क्या कर दिया था साथ में? एक साधारण से परिवार का एक बच्चा, फिर स्कूल गया, कॉलेज गया, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, जेल गया। 1952 में पहले विधानसभा चुनाव में 31 साल की उम्र में विधायक बनकर आया। उस चुनाव के सबसे युवा विधायकों में पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर। 1967 जाते जाते वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे बड़े दल के नेता बनते हैं, और इसके साथ साथ शिक्षा का मंत्रालय संभालते हैं। बाद में बिहार के वो मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसा क्या कर दिया? क्यों गालियां? क्या समस्या क्या थी? कर्पूरी ठाकुर के जीवन के किए हुए 10 महत्वपूर्ण कार्यों के जरिए हम समझ पाएंगे कर्पूरी ठाकुर जननायक और कुछ लोगों के लिए खलनायक एक साथ क्यों बन गए। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कांग्रेस उस समय आजादी का आंदोलन की मुख्य धारा थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो समाजवादी धारा के साथ जुड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, ये उनकी परिकल्पना थी। लेकिन वो लोहिया के साथ नहीं थे, लोहिया की पार्टी में वो नहीं थे। वो जयप्रकाश नारायण और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे। लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी चलाते थे, बाद में मिलाकर सोशलिस्ट पार्टी बनी। समाजवादी विचारधारा और लोगों से मिलना जुलना जो आखिर तक उन्होंने पालन किया। मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है और घर है वो आम जनता के लिए आखिर तक खुला रहा, और लोग उनको गालियां देते रहे और गालियां सुनते रहे। आज की तारीख में आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी इस तरह की गालियां दे किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, उसके साथ क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल शिव की तरह उन्होंने वो सारा जहर उन्होंने पी लिया, गले में उसको रखा, मतलब उस जहर को, मतलब किसी का उसको नुकसान नहीं होने दिया। उसकी वजह से घृणा में नहीं आए कभी। कई सारे किस्से हैं। उनके पिताजी को जब गांव में बहुत अपमानित किया गया तो लोगों ने कहा आप कार्रवाई कीजिए, जो लोग इनके खिलाफ ये सब कर रहे हैं।
उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मैं नहीं करूँगा। वो एक पूरे समाज की समस्या है, पूरे समाज की समस्या के तौर पर उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के उन 10 प्रमुख कार्यों को जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर जननायक और खलनायक दोनों। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मिलकर सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी। 1967 में कांग्रेस का जादू उतार पर था। नेहरू का पूरा जो तिलस्म था वो डिलीवर नहीं कर पाया था, जो प्रॉमिस था एक तरह से आजादी का आंदोलन का। तो 67 में कई राज्यों में, मेरे ख्याल से 9 राज्यों में विपक्ष के साझा सरकारें बनी, संविध सरकारें जिसको बोलते हैं, संयुक्त विधायक दल की सरकारें। उसमें कर्पूरी ठाकुर जो सोशलिस्ट पार्टी चला रहे थे, वो सबसे बड़ी पार्टी थी, 67 विधायक थे, लेकिन क्योंकि वो ओबीसी थे और वो दूसरे तरह का एक जलवा होता है वो उनका नहीं था, तो उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। तो कर्पूरी ठाकुर दिल्ली आए, उस समय सोशलिस्ट पार्टी एक हो चुकी थी और वो लोहिया से मिले। तो उन्होंने कहा कि बात तो हम तब करेंगे जब आप कुछ करके आओ, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो क्या बात करेंगे। कर्पूरी ठाकुर बिहार जाते हैं और 2 बड़े फैसले, भला फैसला, और इनके 10 कामों में ये पहला बड़ा फैसला। बिहार में मैट्रिकुलेशन तक यानी 10वीं तक जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी, फ्री एजुकेशन। उत्तर भारत का पहला राज्य। इसका मतलब हुआ कि जो बच्चे फीस नहीं चुकाने की वजह से जिनकी स्कूल छूट जा रहा था, वो सारे बच्चे भी ढूंढने लगे, स्कूल जाने लगे। ये हुआ कर्पूरी ठाकुर की वजह से, और उसका असर आप देखते हैं बिहार में। उसके बाद एक शिक्षा का विस्फोट होता है, क्योंकि गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग बच्चों को अपने काम में लगा देते थे और बच्चे पढ़ नहीं पाते। पहला फैसला। दूसरा फैसला बहुत विवादित है, बहुत विवादास्पद है, आज उसको अलग तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि महिलाएं आमतौर पर मैट्रिक पास नहीं कर पा रही थी। गरीब परिवारों के बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पा रहे थे, 10वीं पास नहीं कर पा रहे थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजी का डर और खौफ, क्योंकि टीचर्स भी अंग्रेजी के नहीं थे अच्छे, और नहीं थे, काफ़ी हद तक नहीं ही थे, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं थे। बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते थे, और एक सब्जेक्ट में फेल मतलब फेल, तो वो 10वीं तक पहुंचते ही नहीं थे। कोई 7वीं में, कोई 8वीं में 2 बार फेल हुआ, बाहर हो जाते। उन्होंने एक फैसला किया, नहीं, इंग्लिश में फेल होना फेल नहीं माना जाएगा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और अंग्रेजी के बगैर पास हो सकता है। तो इसकी वजह से बिहार में एक तरह से बच्चे कॉलेज पहुंचने लगे, बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज की जरूरत पड़ने लगी। और वही उसी समय से आप देखेंगे कि बिहार के बच्चे उतना, क्योंकि कॉलेज एक्सपेंशन था नहीं, स्कूल कॉलेज का मिसमैच हुआ, बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ने लगे, क्योंकि कॉलेज कम थे, पास ही नहीं होते थे बच्चे, मैट्रिक ही नहीं पास हो रहे थे। तो ये जो 2 बड़े कदम उन्होंने उठाए, और इसकी वजह से वहां से कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाने लगा। हालांकि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आज कोई कहे कि इंग्लिश एजुकेशन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ही गलत किस्म के विचारों का मुख्यमंत्री होगा आज, या शिक्षा मंत्री होगा, आज कोई फैसला करे कि बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ानी है। लेकिन उस समय उस फैसले का मतलब था। तो ये तो हुआ कर्पूरी ठाकुर के 2 बड़े फैसले। कर्पूरी ठाकुर इसके बाद लगातार कुछ और बड़े फैसले करते हैं। उन्होंने फैसला किया कि जिन खेतों से, जहाँ पर असिंचित खेत है या पूरे समय पानी नहीं रहता है, मिलता है, और लाभकारी खेती नहीं है, उनका लगान माफ। लगान फिल्म से बहुत पहले एक बार लगान माफ हुआ है, और वो कर्पूरी ठाकुर ने किया कि नहीं, कोई लगान नहीं, कोई मालगुजारी नहीं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसानों को, वो खेती करें और दिए अपना पेट भरें। ये कर्पूरी ठाकुर का तीसरा बड़ा फैसला था। इसके बाद से तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के जननायक बन गए, और उसके बाद से लगातार वो चुनाव भी जीत रहे हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बनते हैं। 77 में उन्होंने 2 बड़े फैसले किए। पहला फैसला उन्होंने ये किया कि जो मुंगेर लाल कमीशन की रिपोर्ट पिछड़े वर्गों के विकास के लिए बनाकर रखी हुई थी, उसको उन्होंने लागू कर दिया। इसका मतलब हुआ कि बिहार में, तो पूरे उत्तर भारत में पहली बार पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ सरकारी नौकरियों में, और इसकी वजह से पिछड़ी जो जातियों के 50 से 60% आबादी के लोग थे, पहली बार बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में जाने लगे। इसी के तुरंत बाद यूपी में राम नरेश यादव भी मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने भी ये फैसला किया। इसी वजह से कहा जाता है कि, जो मैंने आपको नोट किया मैंने, कि दिल्ली से भेजा संदेश, कर्पूरी बाल बनावे, भैंस चरावे राम नरेश। तो कर्पूरी अपनी जाति का काम करें और राम नरेश यादव भी अपनी जाति का काम करें, ये उस समय नारे लगे थे सड़कों पर, और बहुत समय के पॉपुलर नारे थे। कोई कुछ भी करेंगे तो कहीं से लेकर कहीं जाता है, तो इस वजह से
उस जो गुस्सा है उसको समझा भी जा सकता है, उससे बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब लगातार एक वर्चस्व में कोई समाज रहता है तो लगता है कि वो उसका अधिकार बन गया है। तो ये एक उस समय की समस्या थी। बड़ा फैसला था उनका कि आरक्षण लागू करो, और उन्होंने उसको कर भी दिया। इसके साथ उन्होंने एक और फैसला किया, जो उनके बड़े फैसलों में पांचवा या छठा बड़ा फैसला, कि ओबीसी एक बहुत बड़ा समुदाय है, सारे लोग विकास के अलग अलग स्तर पे हैं, समृद्धि के अलग अलग स्तर पे हैं, शिक्षा के अलग अलग स्तर पे हैं, जो अति पिछड़े हैं, मोस्ट बैकवर्ड, उनको उन्होंने अलग से आरक्षण दिया। और ये भी उत्तर भारत का पहली बार ये हुआ। यूपी अभी तक नहीं दे पाया है अति पिछड़ों का आरक्षण, केंद्रीय स्तर पर सरकार अभी तक नहीं कर पाई अति पिछड़ों का आरक्षण। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मेरे ख्याल से 2017 में बनी थी, और इतना समय हो गया, रिपोर्ट भी अब तक नहीं वो सौंप पाए, क्योंकि कास्ट सेंसस की वजह से उनका डाटा वगैरह का बहुत सारा वो समस्याओं में फंसा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला उस समय अति पिछड़ों का, इस वजह से सरकारी नौकरियों में आप पाएंगे अभी बिहार में तो सबसे बड़ा जो सोशल ग्रुप है जिस सरकारी नौकरियों में, वो अति पिछड़ों का है, और काफी अच्छी संख्या में उनको नौकरी मिलती है, और वो नौकरी कोई और पिछड़ा नहीं ले सकता है, ओबीसी एमबीसी की नौकरी नहीं ले सकता है, और बहुत सख्ती से लागू है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने की। दक्षिण भारत में ये है पहले से ही, लेके सब जगह, कर्नाटक इन जगहों पे है मोस्ट बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट। बिहार में, उत्तर भारत में पहली बार आया ये। एक और बड़ा फैसला, शेड्यूल कास्ट बहुत सारा अत्याचार झेल रहे थे और उनके अत्याचारों से उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक फैसला किया, न सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को बंदूक के लाइसेंस दिए जाएंगे, बल्कि सरकार खरीद कर उनको बंदूक देगी। ये बहुत ही मतलब क्रांतिकारी फैसला था, बहुत साहसिक फैसला था, और इंदिरा गांधी ने इस फैसले का विरोध किया था। जो अखबारों की फर्स्ट हेडलाइन बनी थी उस समय कि दिए जा रहे हैं वंचितों को, वो ठीक नहीं है। मतलब ये इंदिरा गांधी का जब वो ना से वो स्टेट आई थी तो वो स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था, भाषण में उन्होंने कहा। तो ये उनका एक बड़ा फैसला। इसके अलावा पूरी ठाकुर इन तमाम वजहों से जाने जाते हैं। वो जीवन उनका सादगी भरा था, आखिर तक वो अपने छोटे से कमरे में रहे। मुख्यमंत्री जो आवास था वो सबके लिए खुला रहा, कोई मतलब तामझाम नहीं, बहुत सामान्य ढंग से जीते थे, और करप्शन फ्री जीवन जीने और करप्शन फ्री शासन चलाने के लिए भी उनकी प्रसिद्धि है, जो एक उनका बड़ा उनका एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, खास करके वंचितों को लेकर। एक घटना बहुत चर्चित है और बिहार में लोग उनको जानते हैं। बिहार में एक बार पटना में पुलिस ने एक सफाई कर्मचारी ठकैत डोम को पीट के मार डाला किसी भी कारण से। इसके बाद जब थोड़ा बहुत उसको लेकर हंगामा शुरू हुआ, तो आमतौर पर आज की तारीख में आप देखेंगे या पहले भी, तो मुख्यमंत्री या मंत्री आमतौर पर या तो इग्नोर कर देता है या सफाई देता है। पुलिस का मनोबल कोई तोड़ना नहीं चाहता है। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है, और कर्पूरी ठाकुर बाकायदा स्मशान घाट पहुंचते हैं, ठकैत डोम को वो मुखाग्नि देते हैं। तो ये मतलब अपना मतलब एक तरह से कि मैं उनकी संतान हूँ इस तरह का, और मेरा इनसे रिश्ता है, ये बता के एक तरह से प्रशासन को भी उन्होंने बताया कि ये आप कृपया ना करें, क्योंकि ये करेंगे तो प्रशासन इसको बहुत सख्ती से लेगा। तो ये एक बहुत मतलब एक ऐतिहासिक उनका कार्य था, जिसको कि आप पाएंगे कि कर्पूरी ठाकुर की एक मतलब प्रतिष्ठा रही है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये कहा जाता है कि वो उत्तर भारत के अन्नादुरई और करुणानिधि थे, क्योंकि जो सामाजिक न्याय के काम तमिलनाडु में दक्षिण भारत ने एक सिरा थाम रखा था और दूसरा सिरा बिहार ने थाम रखा था। तो वो उत्तर भारत के अन्नादुरई ही कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय की जो अलग जगाई, वो काफ़ी उसका असर रहा पूरे देश पर। धीरे धीरे वो सारी पॉलिसीज एक एक करके लागू हुई। रोहिणी कमीशन के इनको क्यों बनाना पड़ रहा है, पिछड़ों का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों उत्तर भारत में, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बाद में कई राज्यों में अनुसूचित जातियों को गन लाइसेंस दिए गए। हालांकि गन नहीं दिया गया, गन तो कर्पूरी ठाकुर शायद अकेले थे मुख्यमंत्री जिन्होंने दिया था। तो ये एक्चुअली कर्पूरी ठाकुर जी करते हुए, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय के वो काम उस समय कर रहे थे जिस समय मंडल कमीशन नहीं आया था, ओबीसी का मिडिल क्लास फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उनके ऑफिसर्स नहीं आए थे। उस समय इस काम को वो कर पा रहे थे और करने का वो साहस दिखा रहे थे। और यही नहीं,
इस वजह से भी कर पा रहे थे क्योंकि बेशक उनको गालियाँ पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो व्यापक सहमति बना पा रहे थे इन चीज़ों को लेकर, सारी पार्टियों में, सारे दलों में और सारे लोगों के बीच। हालाँकि उसमें विरोध भी हो रहा था, लेकिन वो कर पा रहे थे। इसका मतलब उनकी जो व्याप्ति है, उनका जो असर है, वो बहुत व्यापक था और इस कार्य को वो कर पा रहे थे। तो ये कर्पूरी ठाकुर का वो कार्य है जिसने कर्पूरी ठाकुर को इतना बड़ा बनाया है। और मुझे लगता है कि उनके निधन के काफ़ी समय बाद भारत रत्न दिया जा रहा है। बेशक देरी हुई है और पहले की सरकारें दे सकती थी, जिनके पास ये मौका था। उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई, लंबे-लंबे समय तक चली सरकारें आई। नरसिम्हा राव की सरकार रही, फिर लगभग उतने ही कार्यकाल, बल्कि उस थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कार्यकाल तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 6 साल से ज़्यादा, 10 साल मनमोहन सिंह रहे और नरेंद्र मोदी को भी 9 साल से ज़्यादा समय हो गया है। अल्टीमेटली ये कार्य पूरा हुआ, एक तरह से ऐतिहासिक काम है। इस बीच में भारत रत्न की असल में मर्यादा भी घटी है, बहुत तरह के लोगों को दे दिया गया है जिनकी उस तरह की कोई प्रसिद्धि भी नहीं है और काम का असर भी नहीं है। फिर भी क्योंकि भारत का ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार का मिलना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब लोग खुश हैं कि ये हुआ और कि एक तरह से ये जन्म शती का भी वर्ष है। 1924 में उनका जन्म हुआ, तो 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस समय उनको ये पुरस्कार मिला। ये बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।